देखिए काफ़ी अच्छी वीडियो जिसमें हम अवध के बारे में आपको पूरी अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं अवध प्रांत, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मुगल जो सत्ता थी उसके ध्वंसावशेषों पर अलग अलग राज्य उदित हुए, जिनमें मैसूर था, अवध भी उन्हीं में से एक था, और बाकी बंगाल मैंने बताया ही था, और भी कई प्रांत थे। तो मैं उन्हीं क्रम में आज मैं आपको, क्योंकि मैंने बंगाल आपको पूरी तरीके से बता दिया है, बंगाल के बारे में मैंने वहाँ के नवाब वगैरह बंगाल के, और बंगाल के जो उसके बाद बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और उसके बाद में बंगाल में द्वैत शासन, मैंने इतना कंप्लीट कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अवध के बारे में। अवध के बाद जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं बात करूंगा मराठा साम्राज्य की, मराठा के बारे में जिक्र करेंगे, फिर ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक नीतियाँ वगैरह इनके बारे में हम जिक्र करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। फिर 1857 का विद्रोह के बाद में और भी चीज़ें, जैसे गवर्नर जनरल के बारे में और सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए आज के वीडियो में अवध प्रांत की बात करते हैं। अवध प्रांत की जो बात करेंगे तो अवध की जो स्थापना की थी, संस्थापक जो था वो सादत खां था। सादत खां ने इसकी स्थापना की थी और उसने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया। और चूंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं का हम जिक्र करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अगर जो बात करेंगे तो सादत खां ने अवध राज्य की स्थापना की, और वो क्या करना चाह रहा था कि थोड़ा सा और साम्राज्य को अपने बढ़ाना चाह रहा था, इसलिए उसने विदेशी ताकतों को भारत में युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। उसमें इसने नादिर शाह को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के एवज में जब आया, तो चूंकि ये अवध जो था वो था तो भारत में ही, और मुगल सत्ता के कह सकते थे माने न माने था तो अधीन, इसलिए इनको बुलाया गया कि आप आइए और करनाल के युद्ध में क्या कीजिए कि आप लड़िए। किसके साथ में लड़िए? आप युद्ध में लड़ने की बात कही गई कि आप आइए और नादिर शाह से युद्ध कीजिए। तो नादिर शाह से युद्ध किए, कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त। तो कुछ घंटों में जब युद्ध समाप्त हो गया, दिल्ली के समीप ये युद्ध हुआ था, और उसमें क्या हुआ, नादिर शाह विजयी हो गया। और आप नादिर शाह विजयी होने के बाद में सादत खां हो गए पराजित, इनको बना लिया गया बंदी। जब बंदी बना लिया गया, जब उसने दिल्ली को जीत लिया नादिर शाह ने, तब उसको कहा कि भाई जिन्होंने हमको बुलाया है उनको हमारे सामने पेश तो किया जाए। फिर सादत खां को उनके सामने पेश किया जाता है। जब सादत खां उनके सामने पेश होते हैं, नादिर शाह के सामने पेश होते हैं, बस नादिर शाह इनसे 20 करोड़ रुपए की मांग कर देता है, और 20 करोड़ रुपए ना दे पाने के एवज में क्या दे तो सकते नहीं थे, 20 करोड़ के पास तो था नहीं, इस वजह से क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो सादत खां ने आत्महत्या कर ली और नादिर शाह वापस चला जाता है तख्ते ताउस के साथ में कोहिनूर लेकर के चला जाता है। तो अंत में जैसे मैंने बताया ना, दिल्ली में नादिर शाह के खिलाफ लड़ाई की, अंत में 20 करोड़ ना दे पाने का आत्महत्या, लड़ाई की, क्योंकि लड़ाई में जो पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो पराजित होने के बाद में इनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद में नादिर शाह ने इनको बुलाया और बुला के इनसे 20 करोड़ रुपए की मांग कर दी। 20 करोड़ रुपए दे नहीं पाए, इसलिए क्या हुआ, ये आत्महत्या कर लिए। अब इनके बाद में इनका भतीजा है सफदरजंग है। सफदरजंग इनका जो भतीजा है, कहने इनके कोई पुत्र था, इनकी पुत्री थी, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे के साथ में कर दिया जो सफदरजंग था। बस इनका भतीजा और दामाद भी था। 1739 से 1754 कार्यकाल इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके काल में हुआ क्या कि मोहम्मद शाह के फरमान द्वारा अवध का नवाब इसको नियुक्त किया गया था, और इसे हिंदू मुस्लिम के बीच में निष्पक्षता की नीति अपनाई, जैसे पहले से चला आ रहा था, निष्पक्षता की नीति अपनाई। बंगाल के नवाबों में भी हमें देखने को मिलता है कि कई नवाबों ने निष्पक्षता की नीति अपनाई, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जोर दिया। तो सफदरजंग की और कोई खास उपलब्धि थी नहीं। उसके बाद में आता है शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब है शुजाउद्दौला। तो हम देखेंगे शुजाउद्दौला के बाद में इसने, दरअसल हुआ यह था कि जब दिल्ली पर विदेशी ताकतों का जब अधिकार होने लगा, तो उस दौर में जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, उसको मजबूरन दिल्ली छोड़नी पड़ी। दिल्ली छोड़ करके जब वो लखनऊ आता है, तो लखनऊ में शुजाउद्दौला उसका काफ़ी स्वागत करता है लखनऊ में। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला जो था वो अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ रहा था। बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजों से पराजित भी हो गया था। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको इसके बारे में। इसी के काल में बनारस की संधि भी 1773 में शुजाउद्दौला प्लस वॉरेन हेस्टिंग के बीच में संधि हुई थी, और कड़ा और इलाहाबाद इस संधि के तहत जो था वो नवाब को 50 लाख रुपए में ब्रिटिश सेना ने बेच दिया था। तो नवाब ने उसको 50 लाख रुपए में खरीद लिया था। रुहेलखंड पर आक्रमण कर अवध में सम्मिलित किया गया, क्योंकि रुहेलखंड में इसी संधि के तहत था कि रुहेलखंड में अंग्रेजों का साथ देंगे। इसके एवज में शुजाउद्दौला ने क्या किया था, रुहेलखंड पर आक्रमण किया और उसको अवध में शामिल कर लिया। काफ़ी ज़्यादा रुहेलों को क्या कर दिया गया था, वहाँ से निकाल दिया गया था। तो ये बातें अवध के नवाबों की थी। तो मैंने मैप भी बना रखा, मैप भी आप देखते रहिए, मैप वगैरह को भी आप देखिए। जैसे मैंने देखिए, अब मैंने नदियाँ वगैरह बना रखी हैं। ये गंगा नदी, यमुना नदी है,
इधर है हुगली नदी, ये वाला क्षेत्र जो है आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है वो है बंगाल, और ये वाला क्षेत्र है अवध। अवध का जो क्षेत्र था आप देखेंगे तो ये इधर आप देखेंगे तो कन्नौज, मतलब गंगा नदी के किनारे से लेकर के इधर कर्मनाशा नदी के तट तक एक फैला हुआ एक बफर जोन था। बफर जोन एक प्रकार से कहते हैं, मतलब कि दो बीच में, जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल एक बफर जोन है, मंझिया कह सकते हैं, मंझिया की तरह ये एक था, जो आप देखेंगे मराठा की तरफ देख लीजिए चाहे बंगाल की तरफ ले लीजिए, ये एक बफर जोन था। बंगाल और अंग्रेज और मुगल काल के बीच में भी आप देखेंगे, मुगल साम्राज्य के बीच में बफर जोन है। इधर आप देखेंगे तो क्योंकि इस क्षेत्र तक पूरा जो अधिकार क्षेत्र था वो भी कर रखा था मराठों ने, तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में भी बफर जोन का कार्य करता था। तो आप लोग याद रखिएगा, बफर जोन की तरह ये कार्य करता था। बफर जोन का मतलब बीच का एक पार्ट, मतलब कि जो दोनों के क्षेत्रों के बीच में तालमेल स्थापित करे, एक बफर जोन हो, मंझिया हो, या कह लें बॉर्डर का एरिया कह सकते हैं, होता था। तो ये एक बफर जोन था अवध, याद रखिएगा इसको। तो ये चीज़ें हो गई। आइए अब उसके बाद की बात करते हैं। तो इसके बाद में जो शुजाउद्दौला के बाद में जो आता है वो अवध का नवाब है, वो है आसफुद्दौला। आसफुद्दौला ने लखनऊ से फैजाबाद राजधानी स्थानांतरित कर दी, क्योंकि पहले राजधानी फैजाबाद थी, इसने फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ ले आया। इसके काल में और भी देखेंगे तो फैजाबाद की संधि इसी के काल में होती है। आसफुद्दौला के काल में फैजाबाद की संधि हुई। अब फैजाबाद की संधि जो हुई तो उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो ये संधि वारेन हेस्टिंग और आसफुद्दौला के मध्य में संधि होती है। इसमें होता यह कि बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली जाती है। अब जान रहे हैं यहीं पे बनारस पड़ेगा, इलाहाबाद की थोड़ी दूरी पर बनारस है, गंगा नदी किनारे। तो ये अंग्रेजों की जो थी, कह सकते हैं कि सर्वोच्चता बनारस पर स्थापित कर दी गई, मतलब बनारस के क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। और इसमें अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी भी ली गई थी, याद रखिएगा इसमें। तो लेकिन बाद में जो ये संपत्ति, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अवध की बेगमों के पास सोना चांदी काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में हुआ करता था, इस पर या तो टैक्स लगा या तो उनकी सुरक्षा गारंटी दे, तो सुरक्षा गारंटी ले लिया। लेकिन बाद में उसने संधि का प्रवाह ना करते हुए अवध की बेगमों में से भी आप कह सकते हैं कि धन वसूलने का आदेश दिया। और आदेश तो दे दिया, लेकिन आगे चल करके इस आदेश का हेस्टिंग के काफ़ी विरोध हुआ, और इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग के ऊपर क्या किया गया, ये वारेन हेस्टिंग है, सॉरी हेस्टिंग है। तो इस पर क्या हुआ कि हेस्टिंग पर महाभियोग भी लगाया गया था, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग, इसके ऊपर क्या किया गया, महाभियोग लगाया गया। वारेन हेस्टिंग ये अब याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया, क्योंकि फैजाबाद की संधि वारेन हेस्टिंग और आसफुद्दौला के बीच में की गई थी। तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया। और इसी के काल में आप देखेंगे आसफुद्दौला ने मुहर्रम के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया। अब लखनऊ में इमामबाड़ा देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके से खंभों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये एक सीधे बनाया गया है। इसको आप देखिए, इसको तो काफ़ी आर्किटेक्चर में आप देखेंगे तो स्थापत्य कला में भी आप देखें तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहता है, काफ़ी ज़्यादा कारीगरी इसमें की गई है। तो इमामबाड़ा का निर्माण इसने मुहर्रम मनाने के लिए किया था 1784 में। इसके बाद में आए वजीर अली, कोई उपलब्धि नहीं। इसके बाद आया सादत अली खां, इसने अंग्रेज़ों को इलाहाबाद दे दिया। इलाहाबाद जो था, अभी तक देखिए बनारस दिया जा रहा था, अब इलाहाबाद भी दे दिया गया। और 1801 में इसने क्या किया, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, याद रखिएगा। 1819 में इसे राजा की उपाधि भी दी गई थी सादत अली खां को, और इसकी कोई खास उपलब्धि नहीं है। फिर गाजीउद्दीन हैदर अली आया, गाजीउद्दीन हैदर अली के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद अली, फिर अमजद अली, इन सब की कोई उपलब्धि नहीं है। ये तब की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जब परीक्षा में एक क्रम पूछ लिया जाए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस तरीके से पूछ लिया जाए, उस पर्पज़ से आप इसको इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि पूछ लिया जाए क्रम क्या है। तो सादत अली, गाजीउद्दीन अली, नासिरुद्दीन मोहम्मद अली, अमजद अली, इस तरीके से याद रखिएगा। अमजद अली के बाद वाजिद अली शाह आया। वाजिद अली शाह नाम से लखनऊ में चिड़ियाघर का नाम भी वाजिद अली शाह पक्षी विहार रखा गया है, तो उसी तरीके से आप याद रखिएगा। सो वाजिद अली शाह जो थे ये आखिरी नवाब हैं अवध के। इनको लॉर्ड डलहौजी ने जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इनको कुशासन का आरोप लगाया और इनको अवध में शामिल कर लिया, मतलब इनको अवध को अंग्रेज साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, तो याद रखिएगा। और वाजिद अली शाह को लेकर जाया गया और इनको कलकत्ता में नज़रबंद कर लिया गया। तो आप जान रहे हैं ये स्थिति है वो अवध के नवाबों की। और कहते हैं कि जो
1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध को जो अंग्रेजों में मिलाया गया था, इसी का नतीजा था कि 1857 के विद्रोह में अवध में काफ़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी 1857 के विद्रोह में लोग लेते हैं। तो इसी का नतीजा था लॉर्ड जो डलहौजी का जो डिसीजन था, उसी के एवज में कह सकते हैं कि यहाँ पर 1857 के विद्रोह में काफ़ी ज़्यादा अवध का भागीदारी काफ़ी ज़्यादा थी। अवध थी, फैजाबाद ले लीजिए, चाहे आप बरेली ले लीजिए, ये जो पूरा क्षेत्र था इलाहाबाद का, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा देखने को सक्रियता जो थी 1857 के विद्रोह की देखने को मिलती है। तो ये थी अवध की बातें, अवध के बारे में आपने पढ़ा, और कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें सादत खां के बारे में प्रश्न आता है, किसने स्थापना की थी, किसने राजधानी फैजाबाद बनाई और किसने फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित कर ली, ये इंपॉर्टेंट है। और बनारस की संधि की डेट याद रख लीजिए। बनारस की संधि के साथ साथ में आप फैजाबाद की संधि की भी डेट याद रख लीजिए। वाजिद अली शाह अंतिम था, ये याद रख लीजिए, और थोड़ा क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए, इसको देख लीजिए। और बेगमों से धन वसूलने का आदेश किसने दिया, ये भी आप हल्का सा दिमाग में आप ये सब चीज़ें रख सकते हैं। परीक्षाओं में इनसे संबंधित आपसे कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो